तो अब जो हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है IgA नेफ्रोपैथी, आल्सो नाउन एज बर्गर डिजीज़। इसको हम बर्गर डिजीज़ भी कहते हैं, बर्जर पढ़ लें या बर्गर पढ़ लें, आल्सो नाउन एज बर्गर डिजीज़। और ये मोस्ट कॉमन काज है नेफ्राइटिक सिंड्रोम का, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। देन ये किससे एसोसिएटेड होती है? ये एसोसिएटेड होती है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, उन पेशेंट में ज़्यादा होती है इसकी फ्रीक्वेंसी जिनमें सीलिएक डिजीज़ हो या फिर लीवर डिजीज़ के पेशेंट में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब होता क्या है, ये हमारे पास इन्वॉल्व किस में होते हैं? जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है वो ओल्डर चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स, ओल्डर चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट में मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है। और इसमें हमारे पास जो पेशेंट है वो प्रेजेंट कैसे करेगा? पेशेंट प्रेजेंट करेगा रिकरेंट एपिसोड ऑफ हेमाटूरिया, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ हेमाटूरिया, ये आपने लाजमी याद रखना है। सबसे पहले कॉमन किस में होती है? ओल्डर चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स में पेशेंट प्रेजेंट करेगा रिकरेंट एपिसोड ऑफ हेमाटूरिया, और ये अक्कर होती है आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद, अक्कर आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद, या फिर कोई GI ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, UTI हो सकता है मे बी। तो ये अकर कब होती है? कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, कोई GIT के ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो या यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, तो उन केसेस में इस बर्गर डिजीज़ के चांसेस के अक्कर ज़्यादा होते हैं। अब IgA नेफ्रोपैथी जो हमने पीछे पढ़ा था पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में, वो 3 से 4 दिन बाद, 3 से 4 वीक के बाद हो रही थी इन्फेक्शन होने के बाद। लेकिन ये क्या है, इमीडिएटली अकर होती है 1 to 2 वीक आफ्टर इन्फेक्शन, 1 to 2 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन अकर, ठीक। देन उसमें हमारे पास क्या था, जो C3 लेवल थी वो कम था, जबकि इसमें हमारे पास जो C3 लेवल नॉर्मल था। तो ये डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। अब इसकी डायग्नोसिस हम किस बेसिस पे करेंगे? डायग्नोसिस में हमारे पास जो IgA लेवल होता है वो इंक्रीज होता है 50% केसेस में, IgA लेवल इंक्रीज 50% केसेस में। अब जो रिमेनिंग 50% है उनकी हम रीनल बायोप्सी करेंगे। रीनल बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट है, तो आपने ये भी याद रखना है, अगर कोई पूछ ले कि बर्गर डिजीज़ के लिए मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कौन सा है, तो आपने बताना है रीनल बायोप्सी है। तो रीनल बायोप्सी में लाइट माइक्रोस्कोप में हमें क्या मिलेगी? मेसेंजियल वाइंडिंग मिलेगी और प्रोलिफरेशन मिलेगी। मेसेंजियल सेल्स की वाइंडिंग एंड प्रोलिफरेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या मिलेगी? जो मेसेंजियल सेल्स इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट मिलेंगे, मेसेंजियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स मिलेंगे। और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपिक में एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी ग्रेनुलर अपीयरेंस थी, और इसमें भी ग्रेनुलर अपीयरेंस है। देन इसके अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है टू रिवर्स द डिजीज़, नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। इसमें जो हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर है वो अक्कर हो जाती है 50 to
40% केसेस में क्रोनिक लीवर फेलियर अकर हो जाती है। देन क्या होता है कि स्वेयर प्रोटीन यूरिया, जो इस पेशेंट में अगर हमारे पास स्वेयर प्रोटीन यूरिया है, स्वेयर प्रोटीन यूरिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, ACE इनहिबिटर्स दे देते हैं। इनहिबिटर्स हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं। अब ये क्या है, ये हमारे पास आप लोगों को पता ही है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये ऑल अबाउट था बर्गर डिजीज़ के बारे में। अगर कोई आपको कोई क्यूरी वगैरह हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।